जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री के इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी रेन म्यूटिनी के बारे में और हमने देखा था कि 1945-46 के इलेक्शंस में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से परफॉर्म करेंगी। आज के सेशन में हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। देखेंगे कि कैबिनेट मिशन का एजेंडा क्या था, कैबिनेट मिशन के मेंबर्स कौन थे, कैबिनेट मिशन के मेन प्रपोजल्स क्या थे। इन सभी चीज़ों के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। बैकड्रॉप में कहानी क्या है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही थी जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा था कि उनका कंट्रोल अब इंडिया के ऊपर मजबूत नहीं रहा है और टाइम आ गया है कि पावर को ट्रांसफ़र किया जाए। कई सारे अपसर्जेस देखने को मिले। ये देखने को मिल रहा था कि मासेस जो हैं वो खुद ब खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यूनाइट हो रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे माहौल में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया था कि अब टाइम आ गया है पावर को ट्रांसफ़र करने का। और इस बैकड्रॉप में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली फरवरी 1946 में अनाउंस करेंगे कि इंडिया के लिए एक हाई पावर्ड मिशन को भेजा जाएगा। क्लीमेंट एटली की गवर्नमेंट फरवरी 1946 में अनाउंस करेगी कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया के लिए एक हाई पावर्ड मिशन को भेजा जाए और इसी मिशन को बुलाया जाएगा कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स को इंक्लूड किया गया। कौन कौन से 3 ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स को इंक्लूड किया गया? एक थे पैथिक लॉरेंस, जो कि उस टाइम पे इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। पैथिक लॉरेंस को इस कैबिनेट मिशन का चेयरमैन भी बनाया गया। पैथिक लॉरेंस के अलावा दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स उस टाइम पे बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर उस टाइम पे एडमिरलिटी के फर्स्ट लॉर्ड हुआ करते थे। एटली की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फरवरी 1946 में कि इंडिया के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा जाएगा। इस कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स को इंक्लूड किया गया। कौन कौन से मेंबर्स? एक थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। और इस कैबिनेट मिशन का एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि जाओ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करो, नेगोशिएट करो और देखो कि किस तरीके से पीसफुली पावर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है टू द इंडियंस। पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू इंडिया, उसके लिए बातचीत करना, उसके लिए नेगोशिएट करना एम था, एजेंडा था इस कैबिनेट मिशन का। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार थी अब पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए। हालांकि जब एक कैबिनेट मिशन इंडिया आएगा तो सबके अपने अपने एजेंडाज हैं। जैसे कांग्रेस चाहेगी कि एक यूनाइटेड इंडिया इंडिपेंडेंट हो, मुस्लिम लीग चाहेगी कि पार्टीशन हो जाए और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो जाए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी कि यार हम इंडिपेंडेंस दे रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत हमारा भी हिस्सा बना रहे। जैसे ब्रिटेन की गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि कुछ नहीं तो डिफेंस में हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा हो। सब ये चाह रहे थे कि उनकी जो बात है वो पूरी हो जाए। एक सवाल ये भी आता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि उन्हें अब पावर को ट्रांसफ़र करना चाहिए। हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है परिस्थितियाँ बदल रही हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ग्लोबल पावर बैलेंस भी शिफ्ट हो गया है, ब्रिटेन की स्थिति ग्लोबली भी कमज़ोर हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हम खुद से लिख सकते हैं। किताब में जो लिखा हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। एक तो पेनिट्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। ये जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है ये हमारे कंट्री के रिमोट पार्ट्स तक और रिमोट सेक्शंस तक पहुंच गई थी। अब इंडियंस बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थे, अब इंडियंस पूरी तरीके से तैयार थे इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करने के लिए। दूसरा इरोजन ऑफ लॉयल्टी, और ये बहुत बड़ा फैक्टर था। कल तक जो ब्यूरोक्रेसी, कल तक जो सोल्जर्स, कल तक जो आर्मी, कल तक जो जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में खड़े रहते थे, लॉयल रहते थे, अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में नहीं खड़े थे, अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे थे। जिनके दम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर अपना कब्जा स्टैब्लिश किए हुए थी, वही सेक्शंस अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से दूर जा रहे हैं। अब वही सेक्शन इंडिपेंडेंस की डिमांड रख रहे हैं। तीसरा वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर छोटे मोटे वॉर्स ब्रिटेन लड़ता ही रहता था। उसकी वजह से वेरीनेस आ गई थी, सोल्जर्स परेशान हो गए थे, ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। फिर ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी कॉन्सिलिएशन और रिप्रेशन की, कि एक बार हम कैरेट देंगे दूसरी तरफ हम स्टिक देंगे, इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। आप किसी इंसान को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पागल बना सकते हो कि एक बार आपने कैरेट पकड़ा दी दूसरी तरफ आपने स्टिक दे दी। ये पॉलिसी हमेशा चल नहीं सकती थी
ये जो पॉलिसी है इसकी लिमिटेशन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आने लगी थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आने लगा था कि अगर अब हमने रिप्रेस करने की कोशिश करी तो इंडियंस हमें सीधे सीधे चैलेंज करेंगे। कांग्रेस का राज रहा प्रोविंसेस में 1937 में, एंड इट वॉज अ बिग बूस्टर फॉर इंडियंस। इंडियंस को ये समझ में आया कि यार सरकार को इस तरीके से भी चलाया जा सकता है जैसे कांग्रेस ने चलाई। एक हमारा सबसे बड़ा फियर क्या था कि हमें तो गवर्न करना आता ही नहीं है। ब्रिटिशर्स ने हमें इतना कंडीशन किया कि हमें मानने लग गए थे कि हमें तो गवर्न करना आता ही नहीं है, हमें ब्रिटिश रूल की ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस राज ने यह प्रूव किया कि नहीं साहब, हम गवर्न कर सकते हैं और ढंग से गवर्न कर सकते हैं। INA रिलीज मूवमेंट हुआ, रेन म्यूटिनी हुई, और ये जितने भी छोटे छोटे अपसर्जेस हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में फियर्स को रेज करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आएगा कि कल तक जो आर्म्ड फोर्सेस हमारी मदद करती थी इंडियंस को दबाने में, अब वो उतनी रिलायबल नहीं है। ऑल आउट रिप्रेशन अब पॉसिबल नहीं है, और गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो गया था कि अब टाइम आ गया है कि पावर को प्यार मोहब्बत से ट्रांसफ़र कर दो, अदरवाइज इंडियंस भगा देंगे। इंडियंस इतना यूनाइटेड है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया था कि भाई हमारी लेगेसी है यहाँ पे, अगर प्यार मोहब्बत से हम पावर को ट्रांसफ़र करेंगे तो कल को हमारे जो रिलेशंस है इंडिया के साथ में वो बेहतर रहेंगे। अगर लड़ झगड़ के जाएंगे, अगर हमें भगाया जाएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूचर रिलेशंस के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्थितियां दिख रही थी, समझ में आ रहा था कि अब टाइम आ गया है पावर को ट्रांसफ़र करने का, और इस बैकड्रॉप में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कैबिनेट मिशन को भेजा जाए। ये जो रीजंस हैं इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सारी चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं, तो आपको खुद ब खुद ये समझ में आ रहा है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट की जो स्थिति है इंडिया में वो बेहद कमज़ोर हो गई है। कैबिनेट मिशन को भेजा जाएगा। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे। कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रेप्स और AV अलेक्जेंडर। काम क्या था कि बातचीत करो, नेगोशिएट करो और देखो कि कैसे पीसफुल ट्रांसफ़र किया जा सकता है पावर का टू दी इंडियंस। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचेगा ऑन मार्च 24, 1946। कैबिनेट मिशन के ये जो मेंबर्स हैं वो दिल्ली कब पहुंच जाएंगे? मार्च 24, 1946। और ये जो कैबिनेट मिशन है ये वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत करेगा, और 2 इश्यूज़ के ऊपर बातचीत होगी। एक था इंटरिम गवर्नमेंट, कि जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिल रहा है तब तक इंटरिम गवर्नमेंट किस फॉर्म में, किस कंपोजिशन में सेटअप की जाएगी, और दूसरा नए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, वो नया कॉन्स्टिट्यूशन जिसके तहत अल्टीमेटली इंडिया को फ्रीडम दिया जाएगा। 2 इश्यूज़ पर बातचीत थी। एक तो इंटरिम गवर्नमेंट को कैसे फॉर्म किया जाएगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या कंपोजिशन रहेगा, और दूसरा नया कॉन्स्टिट्यूशन किन प्रिंसिपल्स के तहत, किस प्रोसीजर के तहत फ्रेम किया जाएगा। बातचीत हुई, लेकिन एज यूजुअल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हैं वो अग्री नहीं करेंगे एक दूसरे से। बेसिकली कांग्रेस ये कह रही थी कि हमें यूनाइटेड इंडिया चाहिए, और लीग की डिमांड थी कि पार्टीशन किया जाए और पाकिस्तान को फॉर्म किया जाए। जब कांग्रेस और लीग दोनों ही अग्री नहीं करेंगे तो ये जो कैबिनेट मिशन है ये खुद से अपना एक प्लान तैयार करेगा, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की बातचीत को सुनेगा, हर एक ग्रुप की बातचीत को सुनेगा और अपने हिसाब से खुद का एक प्लान तैयार करेगा और उसको सामने रखेगा। मई 1946 में आए तो थे ये लोग ये सोच के कि वेरियस पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करेंगे, नेगोशिएट करेंगे और फिर अपने प्लान को तैयार करेंगे। लेकिन कांग्रेस और लीग जो कि मेजर पार्टीज थी उस टाइम पे, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में अग्री नहीं कर रही हैं। दोनों में डिफरेंसेस हैं और फंडामेंटल डिफरेंस है कि लीग चाह रही है पार्टीशन हो जाए और कांग्रेस चाह रही है कि पार्टीशन ना हो। मिशन को ये समझ में आ गया कि इन पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में बनती नहीं है, तो कैबिनेट मिशन के जो मेंबर्स हैं वो खुद से अपना एक प्लान तैयार करेंगे और उसको सामने रखेंगे मई 1946 को। ये जो कैबिनेट मिशन का प्लान आया, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस कैबिनेट मिशन के प्लान में बोली गई कि इंडिया यूनाइटेड रहेगा, पार्टीशन नहीं होगा। लीग की जो डिमांड थी पाकिस्तान को फॉर्म करने की, उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया? आर्ग्यूमेंट ये था कि देखो, एक तो जिन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को आप सेपरेट करने की बात कर रहे हो उनमें हिंदू पॉपुलेशन भी खूब सारी है। अगर इधर नॉर्थ वेस्ट में देखें तो लगभग 38% पॉपुलेशन हिंदूज़ की थी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में, और अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो लगभग 48% पॉपुलेशन हिंदूज़ की थी। तो ये कहना
कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं इसलिए इनको अलग कर दो, लेकिन उसमें हिंदूज भी सब्सटेंशियल पॉपुलेशन को फॉर्म करते हैं। दूसरा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा था कि अगर बंगाल को, आसाम को, इधर पंजाब को, सिंध को डिवाइड किया जाएगा तो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। पंजाब के 2 टुकड़े हो जाएंगे, बंगाल के 2 टुकड़े हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी, डिफेंस में दिक्कत आएगी। और ब्रिटेन जिसकी लेगेसी है यहाँ पे 200 साल से, वो क्यों चाहेगा कि एक दाग लग जाए, ऐसा कोई नोशन लग जाए कि यार ब्रिटिशर्स की वजह से पार्टीशन हुआ। पहले तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भैया यूनाइटेड इंडिया हो। तो ये जो कैबिनेट मिशन है, ये सबसे पहले अपने प्लान में क्या बोलेगा कि यूनाइटेड इंडिया को फॉर्म किया जाएगा, पार्टीशन नहीं किया जाएगा। हालांकि इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जितने भी प्रोविंसेस थे उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से? सेक्शन ए प्रोविंसेस, जिसमें थे मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और उड़ीसा। सेक्शन ए में बात की गई मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा, ये हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। सेक्शन बी में रखा गया पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP और सिंध, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, आज के पाकिस्तान वाली साइड वाले पंजाब, NWFP और सिंध। और सेक्शन सी में रखा गया बंगाल और आसाम को, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, आज के बांग्लादेश वाली साइड में। ये जितने भी हमारे प्रोविंसेस थे उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। सेक्शन ए में रखा गया उन प्रोविंसेस को जो कि हिंदू मेजॉरिटी वाले प्रोविंसेस थे। सेक्शन बी में रखा गया उन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को जो कि आज के पाकिस्तान वाली साइड में थे। और सेक्शन सी में रखा गया उन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को जो कि आज के बांग्लादेश वाली साइड में थे। बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक चीज क्या बोल दी गई कि पार्टीशन नहीं होगा, इंडिया यूनाइटेड रहेगा। लेकिन साथ ही ये भी बोल दिया गया कि हमारे जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा रहा है। ग्रुप्स कौन से हैं? सेक्शन ए, जिसमें मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा हैं, ये हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। सेक्शन बी में है पंजाब, NWFP और सिंध, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। और सेक्शन सी में थे बंगाल और आसाम, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। बेसिकली एक 3 टियर का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया गया। 3 टियर कैसे हैं? एक तो प्रोविंसेस, सबसे नीचे वाला, प्रोविंसेस के ऊपर प्रोविंसेस की ये ग्रुपिंग, ये जो 3 ग्रुप्स हैं, और प्रोविंसेस की ग्रुपिंग के ऊपर है यूनियन गवर्नमेंट। 3 टियर का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया गया। सबसे नीचे प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के ऊपर प्रोविंसेस की ग्रुपिंग्स, ग्रुप्स, और प्रोविंसेस के ग्रुप्स के ऊपर यूनियन। फिर कैबिनेट मिशन प्लान में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी को स्टैब्लिश किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टैब्लिश किया जाएगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी इसमें 389 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे? 389 मेंबर्स होंगे। और ये जो 389 मेंबर्स हैं, इनमें से 292 मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट करके भेजेंगी। प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं वो अपने मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजेंगी, और इलेक्शन के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड को यूज़ किया जाएगा। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? हमने इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और वहाँ पे कई बार इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अगर देखना है तो प्रेसिडेंट वाला एक चैप्टर है, वहाँ पे प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया गया है, आप जाके देख सकते हो। हाँ, क्या बोला गया? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, या फिर ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी को स्टैब्लिश किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, जिसमें 389 मेंबर्स होंगे। इन 389 में से 292 मेंबर्स आएंगे प्रोविंशियल असेंबलीज से, जिनको प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट करके भेजेंगी। और वोटिंग जो है वो 3 ग्रुप्स में होगी, एक जनरल, एक मुस्लिम्स और एक सिख्स। 292 मेंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? प्रोविंशियल असेंबली से आ रहे हैं इलेक्ट होकर। 4 मेंबर्स आएंगे चीफ कमिश्नर्स के प्रोविंसेस से। 4 मेंबर्स कहाँ से आएंगे? चीफ कमिश्नर्स के प्रोविंसेस से, ये नॉमिनेट होकर आएंगे। और 93 मेंबर्स आएंगे प्रिंसली स्टेट से, प्रिंसली स्टेट्स इनको नॉमिनेट करके भेजेंगी। टोटल 389 मेंबर्स होंगे। 389 में से 292 मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे इलेक्ट होकर, 4 मेंबर्स आएंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से नॉमिनेट होकर, और 93 मेंबर्स आएंगे प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बात करेगी प्रोविंशियल ग्रुपिंग्स के बारे में, ये जो प्रोविंसेस के ग्रुप्स हैं इनके बारे में, तो इन तीनों ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग बैठ के प्रोविंसेस के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेंगे।
और जब बात की जाएगी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो ये सभी मेंबर्स एक साथ बैठ के कामकाज करेंगे। मतलब प्रोविंसेस के ग्रुपिंग के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाएगा तो ये जितने भी ग्रुप्स के मेंबर्स हैं वो अलग अलग बैठेंगे, सेपरेटली बैठेंगे। और जब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की बातचीत की जाएगी तो ये सारे मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक साथ बैठेंगे। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं मेन पॉइंट्स क्या है कि एक तो इंडिया यूनाइटेड रहेगा, पार्टीशन नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। फिर बोला गया बेहद इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाएगा जिसमें 389 मेंबर्स होंगे। ये जो 389 मेंबर्स हैं इनमें से 292 मेंबर्स आएंगे प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होकर, 4 मेंबर्स आएंगे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से नॉमिनेट होकर और 93 मेंबर्स आएंगे प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर। बहुत सिंपल सी बातचीत है। फिर क्या बोला गया, कॉमन सेंटर होगा और ये जो कॉमन सेंटर है ये कंट्रोल करेगा डिफेंस को, कम्युनिकेशन को और एक्सटर्नल अफेयर्स को। भाई पार्टीशन हो ही नहीं रहा है, कॉमन सेंटर होगा और जो सेंटर है वो डिफेंस को, कम्युनिकेशन को और एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर्स को कंट्रोल करेगा। बाकी प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी है और जो भी रेजिडुअल पावर्स हैं, बची कुची पावर्स हैं, वो भी किसके पास में है, प्रोविंसेस के पास में है। कॉमन सेंटर है, सेंटर क्या कंट्रोल कर रहा है, डिफेंस कंट्रोल कर रहा है, कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा है और एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर को कंट्रोल कर रहा है। बाकी प्रोविंसेस को पूरी पूरी ऑटोनॉमी है और जो भी रेजिडुअल बची कुची पावर्स हैं वो भी किसके पास में है, प्रोविंसेस के पास में है। अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर में कभी भी कोई भी कम्युनल क्वेश्चन आएगा तो उस कम्युनल क्वेश्चन को सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू डिसाइड किया जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द कम्युनिटीज प्रेजेंट एंड वोटिंग से डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स के लिए बोल दिया गया कि प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की पैरामाउंसी नहीं रहेगी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज नहीं रहेगा। प्रिंसली स्टेट्स फ्री हैं डिसाइड करने के लिए कि उनको जो सक्सेसर गवर्नमेंट्स बनेंगी उनके साथ में किस तरीके से अरेंजमेंट रखना है और अगर उनके साथ में नहीं रखना है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में किस तरीके का अरेंजमेंट रखना है। और फाइनली बोला गया कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बाद, पहले जनरल इलेक्शंस जब हो जाएंगे उसके बाद प्रोविंसेस को ये राइट होगा कि वो अगर चाहें तो अपने ग्रुप को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो ग्रुप्स बनाए गए हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी के बेसिस पे, अगर कोई प्रोविंस चाहे तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद इस ग्रुपिंग को छोड़ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 10 साल के बाद अगर प्रोविंसेस चाहें तो बोल सकती हैं कि ये जो ग्रुपिंग्स हैं इनको रिकंसिडर किया जाए, इन ग्रुपिंग्स को रखना भी है, नहीं रखना है उसको रिकंसिडर किया जाए। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ बदलाव करना है तो उस यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के बदलाव के लिए भी प्रोविंसेस डिमांड कर सकती हैं 10 साल के बाद। और मीनवाइल ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है 389 मेंबर्स की, इसी में से इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाएगा। इंटरिम गवर्नमेंट वाज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो बहुत सिंपल सी 2-3 चीजें याद रखनी है मेन पॉइंट्स के तौर पे। एक तो इंडिया यूनाइटेड है, इंडिया विल रिमेन यूनाइटेड, पार्टीशन नहीं होगा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। दूसरा, हमारे जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। सेक्शन ए में रखे गए हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस जैसे मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा। सेक्शन बी में रखे गए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो कि आज के पाकिस्तान वाली साइड में आते हैं जैसे पंजाब, NWFP और सिंध। और तीसरा सेक्शन था सी में भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे 2, कौन से, बंगाल और आसाम, जो कि आज के बांग्लादेश वाली साइड में आते हैं। तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाएगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें टोटल कितने मेंबर्स होंगे, 389 मेंबर्स होंगे। इन 389 मेंबर्स में से 292 मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे इलेक्ट होकर, 4 मेंबर्स आएंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से नॉमिनेट होकर और 93 मेंबर्स आएंगे प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर। कॉमन सेंटर रखा जाएगा और कॉमन सेंटर जो है वो डिफेंस को, कम्युनिकेशन को और एक्सटर्नल अफेयर्स को कंट्रोल करेगा। बाकी प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी होगी और रेजिडुअल पावर्स भी किसको दी गई, प्रोविंसेस को दी गई। प्रिंसली स्टेट्स के लिए बोला गया कि प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की पैरामाउंसी नहीं होगी। प्रिंसली स्टेट्स फ्री हैं ये डिसाइड करने के लिए कि उनको सक्सेसर गवर्नमेंट्स के साथ में कैसा अरेंजमेंट रखना है या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कैसा अरेंजमेंट रखना है। प्रोविंसेस को पावर दी गई कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बाद अगर कोई प्रोविंस चाहे
तो वो किसी भी ग्रुप से निकल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 10 साल के बाद अगर प्रोविंसेस चाहें तो बोल सकती हैं कि इन ग्रुपिंग्स को एक बार फिर से रिकंसिडर किया जाए, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर रिकंसिडर करवाना है, कुछ चेंज करवाना है, तो उसके लिए भी डिमांड रख सकती हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसी में से इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाएगा। अच्छा, ये जो यूनाइटेड इंडिया अपन बोल रहे हैं, ये यूनाइटेड इंडिया तो है, कैबिनेट मिशन प्लान ये तो बोल रहा है कि पार्टीशन नहीं होगा, पार्टीशन की डिमांड को रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन जब ये कैबिनेट मिशन प्लान आया तो कांग्रेस का इंटरप्रिटेशन बड़ा सीधा सीधा था कि भैया पाकिस्तान को फॉर्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की डिमांड को कैबिनेट मिशन प्लान ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन लीग का ये कहना था कि ये जो प्रोविंसेस की ग्रुपिंग्स बनाई गई हैं, ये एक तरीके से इम्प्लाई करती हैं पाकिस्तान, ये एक तरीके से फ्यूचर में होप देती हैं कि हम पाकिस्तान को बना सकते हैं, बिकॉज जो ग्रुपिंग्स बनाई गई हैं वो हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी के बेसिस पे बनाई गई हैं। हालांकि सीधे सीधे लिखा जा रहा है कैबिनेट मिशन प्लान में कि पार्टीशन नहीं होगा, इंडिया यूनाइटेड रहेगा, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग का इंटरप्रिटेशन क्या है, एक उम्मीद है मुस्लिम लीग को कि ये जो ग्रुपिंग्स बनाई गई हैं, ये ग्रुपिंग्स ही अपने आप में ये दिखाती हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए सहमत है, बिकॉज रिलीजन के बेसिस पर प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया है। अच्छा, कैबिनेट मिशन प्लान आ गया। कैबिनेट मिशन प्लान के अगेंस्ट में मेन ऑब्जेक्शंस क्या थे? देखो, कांग्रेस का ऑब्जेक्शन क्या था? कांग्रेस ये कह रहा था कि देखो ये जो प्रोविंसेस हैं, इनको ये फर्स्ट जनरल इलेक्शंस तक वेट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोविंसेस चाहती हैं इमीडिएटली विड्रॉ करना ग्रुपिंग से, तो उनको इमीडिएटली विड्रॉ करने की पावर मिलनी चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए। भाई, कांग्रेस का मेन एजेंडा क्या था कि इंडिया यूनाइटेड रहे, और ये जो ग्रुपिंग्स हैं ये एक तरीके से रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी के बेसिस पर प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया है। तो कांग्रेस क्या चाह रहा था कि अगर कोई ग्रुपिंग ये चाह रही है कि अगर कोई प्रोविंस ये चाह रही है कि उनको ग्रुपिंग में नहीं रहना है, तो उनको इमीडिएटली विड्रॉ करने की परमिशन होनी चाहिए। दूसरा, कांग्रेस का आर्ग्यूमेंट ये था कि जो कंपल्सरी ग्रुपिंग्स आपने बना दी हैं, ये जो कंपल्सरी ग्रुपिंग्स हैं, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जाती हैं। और तीसरा, कांग्रेस को ये भी शिकायत थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेज रही हैं। कांग्रेस का मानना ये था कि प्रिंसली स्टेट से भी मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजा जाना चाहिए। और लीग का तो एक ही प्रॉब्लम है। लीग क्या कह रही है कि भाई ये जो ग्रुपिंग है इसको कंपलसरी करो, इसको परमानेंट करो, बिकॉज लीग की जो निगाह है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान के ऊपर है कि कैसे भी पाकिस्तान फॉर्म हो जाए। अगर ये ग्रुपिंग्स टूट जाएंगी तो लीग की जो आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान को फॉर्म करने की, वो भी टूट जाएगी। तो लीग की डिमांड क्या है कि ये जो ग्रुपिंग्स हैं इनको कंपलसरी किया जाए। अच्छा, कांग्रेस के अपने ऑब्जेक्शंस हैं, लीग के अपने ऑब्जेक्शंस हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग 6 जून 1946 को और कांग्रेस 24 जून 1946 को इस कैबिनेट मिशन के प्लान को एक्सेप्ट कर लेंगे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेंगे, सहमत हो जाएंगे इसके साथ में। जुलाई 1946 में प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शंस करवाए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के लिए। जो 292 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविंशियल असेंबली से आने थे, उनके लिए जुलाई 1946 में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। जुलाई 10, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहेंगे कि देखो, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी तो उसके बाद हम किसी भी चीज़ से बाउंड नहीं है, हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ही क्या है कि हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, हमारा फ्री इंडिया कैसा होना चाहिए। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन रही है तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी बातचीत है वो है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी तो फिर हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें आगे कैसे जाना है, कैसे बढ़ना है। फिर हम किसी भी चीज़ से बाउंड नहीं है। और नेहरू साहब ये भी कह देंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाएगी तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि ये जो ग्रुपिंग्स हैं, ये जो सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं ABC, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएं, बिकॉज NWFP, आसाम, ये 2 ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी तो थी, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद अगर आपको याद हो तो 1945-46 के इलेक्शंस में यहाँ पे कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी। मतलब यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। तो नेहरू साहब का ये कहना है कि देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन जाएगी तो हम अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे, हम किसी भी सरकार से बाउंड नहीं होंगे और फिर हमें इन ग्रुपिंग्स की ज़रूरत ही नहीं है। हम पूछ लेंगे प्रोविंसेस से,
लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि ये जो ग्रुपिंग्स हैं, ये जो सेक्शंस हैं, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऐसे हैं जो कि अभी भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि इन ग्रुप्स में नहीं रहना चाहेंगे। और जब जुलाई 10, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ये स्टेटमेंट देंगे, तो जुलाई 29, 1946 को मुस्लिम लीग, जिसने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया था, वो इस एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर लेगा। मुस्लिम लीग बोलेगा कि हम इस कैबिनेट मिशन प्लान को सपोर्ट नहीं करते हैं। बेसिकली मुस्लिम लीग को समझ में आया कि यार ये जो नेहरू साहब का आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट तो सही है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे हम चीज़ों को, और अगर अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे तो हमें इतना सपोर्ट तो है नहीं, कुछ प्रोविंसेस ऐसे भी तो हैं जो कि कांग्रेस के सपोर्ट में हैं। मुस्लिम लीग को ये समझ में आ गया कि ये जो ग्रुपिंग्स हैं ये ख़त्म भी हो सकते हैं, तो मुस्लिम लीग बोल देगा कि हम इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और मुस्लिम लीग जो है वो 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन का कॉल देगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली इन्होंने एक स्लोगन दिया कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, और इन्होंने बोला कि 16 अगस्त को हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम पाकिस्तान को लड़के बनवाएंगे, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया गया। डायरेक्ट एक्शन के कॉल में क्या हुआ उस सब के बारे में अपन बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन आज की बातचीत हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। देखो, बेसिक अपने को सिंपल चीज़ें याद रखनी है। एक तो कैबिनेट मिशन के मेंबर्स कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया? मार्च 24, 1946 को। 2 इश्यूज़ पर बातचीत की गई, एक तो इंटरिम गवर्नमेंट को कैसे सेटअप किया जाएगा, और दूसरा नया कॉन्स्टिट्यूशन उसको कैसे फॉर्म किया जाएगा, क्या उसके प्रिंसिपल्स होंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा। कांग्रेस और लीग के बीच में बनेगी नहीं, तो फाइनली ये जो कैबिनेट मिशन के मेंबर्स हैं वो खुद से अपना प्लान तैयार करेंगे। और प्लान के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने ही रखने हैं, एक तो कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला कि यूनाइटेड इंडिया रहेगा, पार्टीशन नहीं होगा। दूसरा, प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। सेक्शन ए में बात की गई हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस के बारे में, सेक्शन बी में बात की गई आज के पाकिस्तान वाली साइड में जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, जिनमें एक था पंजाब, दूसरा NWFP और तीसरा सिंध, और सेक्शन सी में बात की गई आज के बांग्लादेश वाली साइड में जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे उनके बारे में, जिनमें एक था बंगाल और दूसरा था असम। तीसरा क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाएगा, जिसमें 389 मेंबर्स होंगे। इन 389 मेंबर्स में से 292 मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली से आएंगे इलेक्ट होकर, 4 मेंबर्स आएंगे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से नॉमिनेट होकर, और 93 मेंबर्स आएंगे प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर। फिर बोला गया कि कॉमन सेंटर होगा। कॉमन सेंटर डिफेंस को, कम्युनिकेशन को और एक्सटर्नल अफेयर्स को कंट्रोल करेगा। बाकी प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी होगी, और रेजिडुअल पावर्स किसको दी गई? प्रोविंसेस को दी गई। प्रिंसली स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया कि अब प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट की पैरामाउंसी नहीं रहेगी। प्रिंसली स्टेट्स फ्री हैं ये डिसाइड करने के लिए कि उनको सक्सेसर गवर्नमेंट्स के साथ में या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कैसा अरेंजमेंट रखना है। ये भी बोला गया कि पहले जनरल इलेक्शन के बाद प्रोविंसेस को ये फ्रीडम है कि वो डिसाइड कर सकती हैं कि उनको ग्रुप में रहना है या नहीं रहना है। और 10 साल के बाद प्रोविंसेस को ये भी फ्रीडम है कि वो पूरे के पूरे ग्रुप को रिकंसिडर करने के लिए और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करने के लिए भी बोल सकती हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसी में से इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाएगा। कांग्रेस के मेन ऑब्जेक्शंस क्या थे कि देखो, ग्रुपिंग्स को तो बना दिया आपने, लेकिन प्रोविंसेस को ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो अगर इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहती हैं, अभी विड्रॉ करना चाहती हैं, तो उनको अलाउ किया जाए, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस तक वेट ना किया जाए। दूसरा, कांग्रेस ने यह भी बोला कि जो कंपलसरी है ग्रुपिंग्स का मेंबर रहना, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जाता है। तीसरा, कांग्रेस का यह भी कहना था कि जो प्रिंसली स्टेट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स नॉमिनेट होकर आ रहे हैं, ये भी गलत है, ये मेंबर्स भी इलेक्ट होकर आने चाहिए। और लीग का सिर्फ एक एजेंडा है कि कैसे भी पाकिस्तान बन जाए। तो लीग क्या बोल रहा है कि ये जो ग्रुपिंग्स हैं इनको कंपलसरी करो। हालांकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेंगे। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शंस भी होंगे, लेकिन जुलाई 29, 1946 को मुस्लिम लीग ये जो प्लान को उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी थी इसको विड्रॉ कर लेगी, और मुस्लिम लीग बोलेगी कि 16 अगस्त को हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे फॉर पाकिस्तान,
और स्लोगन देगी मुस्लिम लीग कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। आगे की कहानी किस तरीके से चली उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आया हो, बिकॉज मेरे घर के आसपास भागवत हो रही है। वो 7 दिन तक चलती है, पूरा दिन होती है और शाम को लगभग 10 बजे तक चलती है। तो थोड़ा बहुत ही आवाज़ आएगी, बट मुझे लगता नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। मैनेज कर लेना अगर कहीं थोड़ा बहुत भी दिक्कत आई हो तो। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।